क्वालिफिकेशन क्लास तो हम हिस्ट्री टीचर रहे, लेकिन हम शुरू से अंग्रेजी ही पढ़ाए। कितने साल का वक्त गुजरा आपका आज़ाद एकेडमी में? 37.5 साल हमने वक्त गुजारा। फाउंडर सेक्रेटरी तो ज़हीरुद्दीन साहब वकील वही थे, आज़ाद एकेडमी के फाउंडर सेक्रेटरी वही थे, और फाउंडर प्रेसिडेंट थे ज़हीरुद्दीन साहब, सीनियर सिविल लॉयर। कब से आप निकल नहीं पा रहे हैं या बहुत कम निकल? हमको बीमार पड़े हुए 12 साल हो गया। द संवाद के प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अररिया की मारूफ मुमताज़ शख्सियत जनाब कमर मसूद साहब से। कमर मसूद साहब बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। मुल्क व मिल्लत का दर्द रखते हैं। तमाम दीनी तहरीकात हिंद से रवाबित भी रहे हैं। उम्र के 82वें साल में दाखिल होने के बावजूद सारी बातें अब भी याद हैं। आज़ाद एकेडमी में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सवानें भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी और आके ज़िंदगी के नाम से। तो आइए सुनते हैं जनाब कमर मसूद साहब को। अपने ताल्लुक़ से कुछ हम लोगों को बताइए कि आबाई मकान आपका कहाँ हुआ और इब्तदाई तालीम कैसे आपने कहाँ से हासिल की? सबसे इब्तदाई तालीम तो हमारी गांव के मिडिल स्कूल में, बगडहरा, जो काट ब्लॉक में गांव है, मशहूर गांव है बगडहरा। अच्छा। 1948 के समझे कि दिसंबर में 7वां क्लास हमने पास किया। उसके बाद हाई स्कूल अररिया चले आए 8th क्लास में। मैट्रिक हमने हाई स्कूल अररिया से किया 1954 में। नया कोर्स लागू हो चुका था, जो हम लोगों को नया कोर्स कहलाता था उस वक्त। उसके पहले जो 53 तक जो मैट्रिक पास की वो ओल्ड ही कोर्स था। हायर क्वालिफिकेशन क्या आपने हासिल की? एमए। हाँ, किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से। वैसे हमने जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स पर रखा था, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमको इंटरेस्ट नहीं मिला। 1 साल बर्बाद भी किया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हम पूरा इम्तिहान दिया भी नहीं, इम्तिहान भी छोड़ दिया। दर्स तदरीस कब से आपने शुरू किया? टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो कब से आपने शुरू किया? 1962 से। मतलब एमए का इम्तिहान दे करके हमने अररिया है, मुजफ्फरपुर से एक साहब से मुलाकात हुई। वो सारण गांव के हैं। वो खोज रहे थे कि आप मेरे साथ चलना है। कहाँ? नया हाई स्कूल खुला है वहाँ बरदहा, वहीं जो है आप जब तक रहिएगा तो हेड मास्टर ही रहिएगा। हम कैसे हेड मास्टर रहेंगे? हम वहाँ से एक हेड मास्टर बनाए गए हैं, वो चले गए हैं रेगुलर कोर्स में बीएड करने। तो आप जब तक रहेंगे हेड मास्टर ही रहेंगे। जैसा उन्होंने कहा था वही हुआ। लेकिन वहाँ हम हार्डली 8 महीना रहे। फिर उसके बाद उसको चले आए आज़ाद एकेडमी। यहाँ किस सन में आए? 1963 में। बहैसियत असिस्टेंट टीचर हिस्ट्री में, हिस्ट्री के लिए। क्वालिफिकेशन क्लास तो हम हिस्ट्री टीचर रहे, लेकिन हम शुरू से अंग्रेजी ही पढ़ाए, अंग्रेजी और हिस्ट्री हैं। कितने साल का वक्त गुजरा आपका आज़ाद एकेडमी में और क्या क्या खिदमात वहाँ आपने अंजाम दी? 37.5 साल हमने वक्त गुजारा। असिस्टेंट टीचर, फिर उसके बाद? उसके बाद तो जैसा कि मुस्लिम स्कूल वगैरह में होता है, कमेटी की जोर रहता है। इंचार्ज हेड मास्टर ही हम रह गए 5 साल, लेकिन इंचार्ज ही रहे, हमको रेगुलर नहीं बनाया, लेकिन हेड मास्टर रहे। लगभग 5 साल से ज़्यादा, 6 साल से कम। हेडमास्टर, बहैसियत हेडमास्टर। हाँ। है यहाँ पे इंचार्ज। हाँ। किस सन की बात है ये?
आप जो रिटायर हुए हैं वो बहैसियत हेडमास्टर ही रिटायर हाँ हुए ना? हाँ। अच्छा, कब रिटायरमेंट है? 30 सितंबर 2000। 2000। और आज़ाद अकेडमी में ऐसे असिस्टेंट टीचर में 3rd पोजीशन हमारा था। प्रिंसिपल जो थे वो अब्दुल वदूद साहब थे और 2nd टीचर नजीबुद्दीन साहब थे, जो कि उर्दू में MA थे। उनको हम लोग मान के चलते थे कि वह सीनियर हैं और सीनियर रहे भी, लेकिन उनका रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही उनका जानलेवा बीमारी में उनका इंतकाल हो गया, नजीबुद्दीन साहब का। जी, बहुत शरीफ, बहुत जिनके साहबजादा हैं डॉक्टर रेहान। डॉक्टर रेहान फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, वो भी ज़मींदार फैमिली का आदमी थे, मिजाज भी ज़मींदार था बहुत ही। तो पहले हेडमास्टर अब्दुल वदूद साहब थे, उसके बाद नजीब साहब भी बने थे कि नहीं? बने नहीं वो? नहीं, नजीब साहब ने चाहे वो उनके मरने के बाद अच्छा, चार्ज उन्हीं को मिला। हालांकि वो उस वक्त भी इतने बीमार थे, सेहत नहीं थी उनकी, तो हम पर वो पूरा रिलाई करते थे और हम अच्छा, उनकी उम्मीद पर पूरा उतरे भी। उसके बाद फिर आपने हाँ, वैसे हाँ, चालू किया। हाँ। अच्छा। तो आज़ाद एकेडमी का माहौल उस वक्त कैसा था? बहुत से तलबा हैं जो वहाँ से फारिग हुए हाँ, और आपने उनको पढ़ाया भी, आपकी शागिर्दी में रहे, तो उनमें कुछ नाम जो आपको याद हो? हाँ, नाम है एक, बल्कि उसमें है, खैर उसमें है क्या है वो तो पढ़ेगा। जी, आपकी किताब में भी है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप खुद से भी उनका नाम अगर ले लेते, जो भी कुछ आपको आपके जहन में हो। पुराने शागिर्दों में जैसे वहाँ शुरू के ज़माने में जैसे कि मुश्ताक अहमद नूरी, मशहूर आदमी नाम है, उन्हीं के बैच में थे। एक वसी के इंजीनियर हुए, एक बसंतपुर के थे वसी साहब इंजीनियर। और उसके बाद तो आज़ाद अकेडमी होने के बाद ये हुआ कि कम से कम पहले ग्रेजुएट की तादाद तो गिनती में थी, उंगलियों में शुमार होता था, कम से कम ग्रेजुएट वगैरह की तादाद काफ़ी हो गई। तो आज़ाद एकेडमी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कि ख़ासकर तालीम को लेकर के, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? उसको इस तरह से देखते हैं कि वो बस रवायती स्कूल बन के रह गया है, क्योंकि मतलब पहले ऐसा नहीं था? पहले भी वही था, बस कमेटी का अंडर था ना, कमेटी का मिजाज वही था कि लोग ठीक है पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम ये लोग कर रहे हैं, ये भी उनको मंजूर नहीं था। कब से ये स्कूल कब से है? 1960 के जनवरी से। तो पहले कमेटी में कौन कौन लोग थे? कुछ आप थोड़ा सा तारीखी। फाउंडर सेक्रेटरी था ज़हीरुद्दीन साहब, वकील वही थे। आज़ाद अकेडमी के फाउंडर सेक्रेटरी वही थे, और फाउंडर प्रेसिडेंट थे ज़हीरुद्दीन साहब, सीनियर सिविल लॉयर, फाउंडर प्रेसिडेंट वही थे। और ज़हीर बाबू वकील अपने वक्त के बहुत ये आदमी थे, कद्दावर आदमी थे, जानकार भी थे। उसके बाद कमेटी ही में कोई बात पर उनको ये हो गया, उन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे। जो लोग ताक में थे कि ये बोलवाना ही चाहते थे कि ये नहीं रहे तो ठीक है, तो उसके बाद हलीमुद्दीन अहमद साहब को बना दिया गया सेक्रेटरी, जो कि हलीमुद्दीन अहमद साहब भी एक बार MLA और एक बार MP रहे। ये खरिया बस्ती। हाँ जी। डॉक्टर शमशाद साहब के वालिद के बाद और कौन कौन लोग जुड़े? हलीमुद्दीन साहब भी काफ़ी दिन तक रह गए, और उनकी टीम में उनके चूँकि हम मिजाज भी थे और दोस्त भी थे, यासीन साहब ऐसा खोल के। अच्छा, ये हैदर यासीन हाँ के वालिद। जी। ये दोनों की जोड़ी जो है ना काफ़ी मजबूत रही। आज़ाद अकेडमी गोया कि उन्होंने अच्छा, और अच्छा ही ढंग से हलीम साहब और यासीन साहब। हाँ, अच्छा, यासीन साहब भी स्ट्रिक्ट आदमी थे, अच्छा, डिसिप्लिन वगैरह सब पर बहुत ज़्यादा उनको ये था, नज़्म ज़ब्त के पाबंद थे, फेवरेटिज्म नहीं करते थे।
यानी उनके दौर तक यासीन साहब के वक्त तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद फिर कौन से लोग आए? उसके बाद तो दौर जो शुरू हुआ वो मोहिदुर रहमान साहब के दौर शुरू हुआ। पहले तो वो लाइव मेंबर कैसे से थे, बाद में लाइव मेंबर ही रहे, लेकिन ऑल इन ऑल वही हो गए। मतलब जो भी हुआ, बहाली हुई, ये हुआ वो हुआ, सब उनकी मर्जी से हुआ। जिसको चाह बहाल कर लिया, एक दो सौ आदमी से नाराज़ हुए तो उनको निकाल भी दिया, सर्विस में रहते हुए भी निकाल दिया। और मेरे साथ ये थे कि हम जो है इस गलतफहमी में भी लोग रहते थे कि ये मोहिदुर रहमान साहब के चूँकि नज़दीकी रिश्तेदार हैं तो ये उनको बहुत फेवर करते हैं। ऐसी बात नहीं। तालीमी मेयार उस वक्त कैसा था आप लोगों के वक्त में स्कूल का? क्योंकि असातिज़ा तो बहुत काबिल असातिज़ा गुजरे हैं वहाँ से। देखिए, सेकेंडरी स्कूल में मेयार का क्या मतलब है? सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, रिजल्ट वगैरह होता था, क्लासेस होती थी बाज़ाब्ता, हाँ, हर सब्जेक्ट की होती हाँ। थी। वजूद साहब इस मामले में थे कि कम से कम क्लास होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं था कि स्कूल नहीं आया 2 दिन तक तो आकर के हाजिरी बना दिया, ये नहीं होता था। अच्छा, अभी की क्या हालत है? हम नहीं, जिस वक्त आप की तबीयत नासाज होने से पहले तक, जब तक आपका रब्त रहा स्कूल से, रिटायरमेंट के बाद? हम तो बहुत स्ट्रिक्टली रहे। जब स्ट्रिक्टली रहे तो जाहिर है कि स्ट्रिक्ट होने में तो थोड़ा सा ये भी सुनना भी पड़ता है। जी जी जी। हम बहुत स्ट्रिक्ट रहे। तो जो नई टीम में नए सब टीचर्स भी आ गए थे, लेकिन काम हम सबसे लेते थे और करना पड़ता था। कोई चाहें कि बगैर आए हुए हम हाजिरी बनाते हैं, ये नहीं होता था। 1939 की पैदाइश आपकी ना? हाँ, 1940। 30 सितंबर। असल पैदाइश है, ऐसे सर्टिफिकेट में 1940 है। 1 साल का फ़र्क है। 1 साल का फ़र्क। 1 साल का फ़र्क है। आपकी तहरीकी सरगर्मियाँ भी तकरीबन तमाम तहरीकात में रही हैं। आपके जो रब्त हैं, जो रब्त आपका रहा है, वो जितनी भी दीनी तहरीकात हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह आप का एक रब्त है पहले से बना हुआ, और हर जगह आपकी एक अलग किस्म की इज्जत भी है। तो वो कैसे आप तमाम तहरीकों के साथ भी रब्त बना पाते हैं? मतलब हम जो जमात इस्लामी भी है, तबलीगी जमात भी है, जमात उलमा भी है, लायंस में भी, लायंस क्लब में भी आप शुरू में रह चुके हैं। तो थोड़ा सा इन तहरीकों पर एक रोशनी डालते थोड़ी सी आप। मजहबी जो तहरीक जमात इस्लामी से हमको शुरू से इंटरेस्ट था, और तहरीकी मेरा मिजाज भी था और है भी। अब्दुल समद साहब थे बगडड़ा के, हमारे हक्कानी कासमी के वालिद। जी, हक्कानी कासमी के वालिद, अब्दुल रब भाई के उनके वालिद। वो अभी तक ज़िंदा हैं, हमसे बड़े हैं लेकिन ज़िंदा हैं। थे तो मामूली पोस्ट पर, पोस्टमैन थे, लेकिन ये सबसे बहुत उनको दिलचस्पी थी। दावत पढ़ना उन्होंने ही हमको शुरू कराया। दावत अखबार 53 से समद साहब, अब्दुल समद साहब 1953 से दावत पढ़ना शुरू किया, तो दावत कभी छोड़ा नहीं। अब्दुल रहमान के जो बेटे हैं, जिनकी दुकान है अभी भी, हाँ, अभी भी वहाँ एक तरह से अदबी ढाबा जमावड़ा, जमावड़ा है लोगों का। तो उनकी वजह से वहाँ से रग़बत एक तरह से दिलाई उन्होंने। बल्कि दावत पढ़ाने का सिलसिला, दावत पढ़ने का सिलसिला उन्हीं की वजह से हमने शुरू किया, तो और सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और दावत पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दीनी जानकारी तो थी ही, लेकिन ये कि अदबी जानकारी भी दावत पढ़ने से। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी शायद आप किसी जगह पे कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए सदारत आपने की थी? मुस्लिम पर्सनल क्या बोर्ड का वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक इजलास हुआ यहाँ अररिया में। अच्छा, अररिया में मौलाना वली रहमानी केस में। अच्छा अच्छा। तो मौलाना वली रहमानी साहब का हुआ, तो वो अररिया में ये इजलास हो 2003 में जब मीटिंग हुई, तो वो इजलास हो, उसका जो है चेयरमैन हमको बना दिया गया। अच्छा, वो अररिया में इजलास हुआ था, उसकी उसका चेयरमैन, उसकी सदारत जो है वो यानी कमेटी की सदर थे। अच्छा अच्छा।
तो वो भी एक दिलचस्प वाक़या है। और हुआ, पैसे भी जमा हुए, कोई खसारा भी नहीं हुआ, बल्कि पैसा बच भी गया, क्योंकि हम उस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। हिसाब तो भाई आपको देना है, जो जहाँ जब इजलास के नाम पर लिए हैं, अगर आप नहीं दिए तो हम जामे मस्जिद में ऐलान कर देंगे। हाँ, तो उसका डर होता था, तो नहीं चाहते हुए भी देना पड़ा, और उस हिसाब से हम मतलब कि बैलेंस भी आ रहा था पैसा। असल किस्सा जो सुनाना चाहते वो ये है कि चूँकि यहाँ के तो हम लोकल हम ही थे, ये रिसेप्शन कमेटी के लेकिन वो यहाँ इजलास हुआ था तो उसके रूह रवां शुरू में वही ये मौलाना वली रहमानी साहब, उनके लोगों ने मतलब जोर से करी थे, कहा कि वो पैसा जो है आप मुंगेर ही में जमा कर दीजिए। नहीं समझा जी? और से सुनिएगा जी। हमने सुन लिया लेकिन सुनने के साथ ही हमने ये फैसला कर लिया था कि पैसा हम उसमें क्यों, ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड का पैसा है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिस बिहार में भी है और सेंटर में भी है, दिल्ली में भी है। तो पैसा चूँकि बचना था, इस वजह से वो आर्जी तौर पर ट्रेजरर बने थे अब्दुल सलाम। जो पैसा बचा था उसका उन्होंने बना लिया था ये डीडी। अच्छा, ड्राफ्ट बना लिया। किन के नाम से? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छा। तो हम कहलवाए इन लोगों को कि भाई हम पैसा वैसा किसी को देंगे नहीं, हम खुद दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में या पटना में वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिस में पैसा जमा करेंगे। और उस वक्त हम जाते थे यहाँ देवबंद। अच्छा। रमज़ान के आखिरी हफ्ते में 6 साल तक हम लगातार गए हैं। 6 साल तक यानी एतकाफ आप वहीं करते थे? हाँ, इसका करते थे 6 साल देवबंद में ही? हाँ। अच्छा। जाते थे तो उस सिलसिले में दिल्ली गए आए भी, लेकिन देवबंद में यहाँ जो है दिल्ली में पर्सनल लॉ बोर्ड का दफ्तर जाने का मौका हमको नहीं मिला। लेकिन हम ये लेते गए थे, चेक लेते गए थे। चेक ड्राफ्ट? हाँ, ड्राफ्ट। अच्छा। इसलिए वो पैसा बच गया। अगर कैश रहता था तो हो सकता था कि लोग किसी तरह से हमको ईल्ड कर लेते। आखिर आपने वो ड्राफ्ट जो है वो जमा कर दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? मुस्लिम पर्सनल बिहार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, हिमायत शरिया बिहार। जी, जनरल सेक्रेटरी वही थे जी, उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पास पैसा ले जाकर दिया, 50,000 से ज़्यादा रुपया था। अच्छा। बहुत खुश हुए। ऐसा मतलब वो बोले तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बचने के बाद कोई देता नहीं है, पर घर मामले में खसारा ही खसारा दिखाता इसमें। हाँ, ये एक बड़ी बात थी। हाँ, 50,000 से ज़्यादा मिला नहीं, वो बहुत खुश हुए। चाचा, अभी कैसा तहरीकों के ताल्लुक से तो आपको जानकारियाँ मिलती रहती होंगी? हाँ, जितनी भी तहरीकात चल रही हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि इन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और कोई ऐसा लाहे अमल बनाना चाहिए कि जिससे कि मिल्लत की नुमाइंदगी हो सके, अलग अलग फील्ड्स में लोग काम करें? हाँ, हाँ। असल जो है या ऐसी कोई कमेटी है क्या कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर कहीं है? ऐसी कोई कमेटी नहीं। उसकी वजह ये है कि जैसा कि राशिद शाह ने लिखा है, राशिद शाह साहब का नाम सुना है ना? जी जी, राशिद शाह साहब जो बिहार के ही हैं लेकिन अलीगढ़ में रहते हैं ना। वो काफ़ी किताबें लिखी हैं, दरभंगा जिला के हैं, इंटेलेक्चुअल हैं जी। कि मुसलमानों को ये मिजाज ही नहीं है कि एक साथ रह सकें। ये सारा मसलकी फ़र्क की वजह से हमेशा बटे रहते हैं और ये एक होंगे भी नहीं। उनका मतलब यही है रीडिंग। उसकी वजह क्या है कि दीन पर तंजीम गालिब आ जा रहा है? क्या है मतलब? या तो पर हम गालिब हैं, हम गालिब हैं। हाँ। अच्छा, मतलब उसमें हर आदमी समझता है कि
यानी कि जैसे देहात में बोला जाता है 19-20 कोई मामला है ना कि ये दोनों आदमी बराबर है, 19-20 है, तो यहाँ 19 कोई नहीं समझता, अपने को 21 समझता है। यही मेरा रीडिंग है। अच्छा, अररिया लायंस क्लब के बारे में कुछ बताएंगे? किस वक्त आप इसमें शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग उस वक्त थे? इसमें आपने तज़किरा भी किया है, हाँ, तो थोड़ी सी गुफ्तगू उस पर भी अगर हो जाती। तो एक चैप्टर ही है वो लायंस जी। क्लब। अच्छा, आपका एक हल्का भी था आपके दोस्तों का, हाँ, हल्का 11। हल्के 11। तो हल्के 11 पे कुछ बात हो जाती। हाँ, हल्का 11 में उस वक्त जो है 9 मेंबर हम लोग थे, जिसमें 3 लोकल थे, अररिया के थे। कुछ नाम याद है उसमें? जमीलुद्दीन अहमद साहब वकील, अच्छा, अफरोज़ आलम मरहूम वकील, ये खाकसार, ये 3 आदमी लोकल थे हल्का 11 में। अच्छा, और 6 आदमी उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में थे, जो उस वक्त पोस्टेड थे अररिया में। 6 आदमी थे। अच्छा, उसमें कौन कौन थे? उसमें एक थे नियाज़ अहमद साहब, CO थे अररिया में, बाद में वो ADM हो गए, रिटायर किए। अच्छा, एक थे डॉक्टर अजीज साहब शायद एक थे ना? हाँ, डॉक्टर आदिल साहब उसमें नहीं थे, उसमें नहीं थे। अच्छा, वो बाद में आए थे, वो दूसरी तंजीम बनी थी। ओ अच्छा, आबादपुर डिस्ट्रिक्ट के थे वो अहमद कबीर अजीज़ी। अच्छा। अहमद कबीर अजीज़ साहब यहाँ ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर थे। तो इसमें क्या आप लोगों का कुछ प्रोग्राम होता था? हाँ, या वीकली या मंथली आप लोग मुलाकात करते थे? क्या था हाँ, इसमें? मंथली होता था वो जो है ये उसमें क्या होता था? अदबी गुफ्तगू होती थी या फिर शेर व शायरी, अदबी गुफ्तगू, ऐसे एक अदबी हल्का था? अदबी हल्का था। अच्छा, अच्छा, इसमें नियाज़ अहमद साहब थे CO, हम्म, अजीज़ी साहब थे वो ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर। अच्छा। अजी अच्छा, बच्चियों का एक इदारा भी है जिसके आप सदर हैं, कुल्लियतुस सालिहात। तो उसकी तारीख पे भी थोड़ी सी नज़र अगर आप डाल देते। किस तरह का इदारा है और किन लोगों की कुर्बानी से एक इदारा मतलब आप लोगों ने, कितने लोगों ने मिल के इसको किस तरह से यहाँ तक पहुँचाया? वालीम शाह वगैरह की क्या खिदमत रहीं? हम तो ये कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे कि हम भी उसके फाउंडर में से थे। अच्छा, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, उसके फाउंडर बस 2 ही आदमी थे, अच्छा, अज़ुद्दीन साहब, डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब हयातपुर। ये 2 असल फाउंडर हाँ, थे। तो भाई थे। अच्छा, नहीं के दिमाग के ऊपर थी कि एक अदारा यहाँ होना चाहिए। कुल्लियतुस सालिहात हम भी इसमें शामिल हुए, लेकिन हम 1-2 साल के बाद शामिल हुए हैं। फिर हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम इसके फाउंडर मेंबर थे। अच्छा। उसके बाद फिर और कौन कौन से लोग शामिल हुए आपके वक्त में? हाँ, आपके वक्त में? मेरे वक्त में तो ये नईरुज़्ज़मान साहब तो खैर मेंबर थे पहले से, शमीम अख्तर साहब मरहूम। मदनपुर। हाँ, अच्छा। और ककुरा बस्ती की वो भी ज़फ़ीर साहब, ज़फ़ीर साहब, ज़फ़ीरुद्दीन साहब। कब से आप निकल नहीं पा रहे हैं या बहुत कम निकल रहे हमको बीमार पड़े हुए 12 साल हो गया, हैं? 12 साल से बाहर निकलना बहुत कम है। और 4 साल से ये है कि हम बाहर निकल कर चल नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है या जो भी, हम हर तरह का ये किया। मेडिकल प्रॉब्लम जो है अच्छे डॉक्टर का हो सकता है कि हम नहीं दिखाया है शुरू में, उसी की मतलब ये
तो कैसे वक्त गुजरता है आपका सुबह से शाम, मतलब क्या मशगूलियत रहती है? हाँ ये मतलब एक तरह से भी कोरोना चल रहा है, अगर हाँ 14 डेज के लिए लोग अगर क्वारंटाइन हो जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि कैद खाने में आ गए हैं, लेकिन आपकी तो आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी एक है। शेड्यूल बन गया होगा। और जो है पता नहीं चलता अब अल्लाह के क्या ये है, अल्लाह की क्या मसलत है। तो मुताला तो अभी भी करते हैं आप काफ़ी? सलाह करते हैं कि अभी भी करते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं अभी आजकल? आजकल अब ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, एज जब बढ़ जाता है ना तब, हालांकि आँख का प्रॉब्लम मेरा शुरू नहीं हुआ है, चश्मा लगा कर तो हमको पढ़ा ही जाता है। लेकिन बीनाई ठीक है आपकी? हाँ भी नहीं ठीक है, याददाश्त भी देख रहे हैं कि ठीक है आपकी? याददाश्त भी ठीक है। अब कोई बात अब बीच में आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 100 क्वेश्चन हमसे क्या ज़्यादा 100 क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ आज के जनरेशन में ये बात नहीं है, लोग सुबह की चीज़ शाम को 100 भूल जाते हैं। क्वेश्चन को भी अगर आप पूछेंगे तो 100 क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, और जेन्युइन आंसर दे सकते हैं। कोई ये तो तकरीबन 80 साल की ज़िंदगी आपकी हो गई। हाँ 81। तो आप अपनी ज़िंदगी से क्या महसूस कर रहे हैं कि आप ने बहुत कुछ जो करना चाहा, हम अपनी या कोई ज़िंदगी ऐसी से ख्वाहिश थी ये जो हम महसूस करना करते चाहते हैं थे रह गई? कि स्टूडेंट लाइफ में हमने जो है बहुत आवारगी किया, जहनी आवारगी कहेंगे, और जहनी हाँ, आवाज़। जहनी आवारगी किया। जहनी आवारगी को थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जहनी आवारगी क्या कि अरे हम हमारे गार्जियन थे मौलवी गुलजार अली साहब, अररिया जामे मस्जिद के दखीन में एक डेरा था मुंशी अब्दुल हमीद साहब मरहरिया वाले का, उनके एक बेटा थे डॉक्टर सिद्दीक साहब, उसी में एक दो डॉक्टर सिद्दीक साहब जो जामे मस्जिद के करीब जिनका घर था? हाँ अच्छा, था, अब तो वो घर टूट गया, जी जी, अब तो वो जामे मस्जिद का हिस्सा हो गया। जी। तो वो जो है ये आपके हल्के के लोग थे, ये लोग आपसे सीनियर थे शायद? कौन? डॉक्टर सिद्दीक सिद्दीक साहब? हाँ डॉक्टर सिद्दीक साहब नहीं तो सीनियर लोग थे, सीनियर थे। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सर्विस में आ गए थे डॉक्टर। तो हमने वक्त बहुत बर्बाद किया, उसकी वजह शायद ये हो कि मेरे दिमाग में ये आ गया हम तो कम ही पढ़ते हैं, हमको सब कुछ याद हो जाता है। अच्छा, आपको ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्द हमको याद हो जाता है? हाँ उसके वक्त जो है वो दूसरी जगह गुजरने लगा। तो वहाँ से वो क्लब जहाँ जो अभी है, ये लाइब्रेरी जो है, ये सर सैयद लाइब्रेरी, जो क्लब था मैकिन्टोश क्लब। कौन सा क्लब था? मैकिन्टोश अंग्रेज़ के नाम पर था। अच्छा, क्या था इसमें, इस क्लब में? मेंबर इसमें क्या एक्टिविटीज़ क्या थी उन लोगों की? कोई ना, सिर्फ ताश वगैरह खिलाया था। अच्छा अच्छा, वो एक तरह से वो जो क्लब होता है उस तरह से था, एलीट क्लब जिसको बोलते हैं। छोटा सा था ना, और कुछ था भी नहीं कि और कोई बात होती, वो नहीं हुआ। ये सब जो है वो मार्केट भी जो बना है हम लोगों के बाद बना है। तो हमने मैट्रिक किया 2nd डिवीज़न से, तो हमने समझा कि बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात इस वजह से भी कि अच्छे लड़के जो गिने जाते थे वो फेल कर गए फर्स्ट टाइम में, जब 1 में जी। फेल हो गए, और 2nd डिवीज़न से हम पास कर गए। फिर बाद में जो है पटना कॉलेज पटना में IIM में एडमिशन के लिए ट्राई किया, वो भी बहुत डिटेल से उस किताब में है। जी जी जी। लेकिन पटना कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन नहीं हो सका, इसलिए हमको 2nd डिवीज़न तो था लेकिन कोई ख़ास नहीं था। मेरिट क्लास से हमको एडमिशन नहीं हुआ पटना कॉलेज में। अच्छा, अभी तो नए जनरेशन में ये देख रहे हैं कि तालीमी रुझान भी बढ़ा है, हाँ और बहुत से बच्चे हैं जो IITs भी कर रहे हैं। हाँ एक बच्चा तो IIM अहमदाबाद भी गया है IT करने के बाद भी। IIM अहमदाबाद, जी, मतलब कि कैट कंपटीशन भी निकाला है उसने। एम्स में भी एडमिशन हुआ है इस बार भी एक बच्चे का।
अररिया में पहला कॉलेज हुआ 1973 में, जो कि अररिया कॉलेज अभी नाम है उसका। ये स्टार्ट हुआ 1973 में। 1973 में हुआ। आज़ाद अकेडमी ज्वाइन किया हुए हमको 10-11 साल हो चुका था। 80 में तो जो है मिलिया कॉलेज कायम हुआ। मिलिया कॉलेज जब कायम हुआ, जनरल कॉलेज के हिसाब से कायम हुआ। कौन थे फाउंडर में, कौन थे इनके फाउंडर मेंबर्स? तो उस वक्त शहर के जो खास आदमी थे वह बस वही लोग थे, तो 4-5 आदमी थे। अफजल साहब भी। हाँ, अफजल साहब सेक्रेटरी हुए। अफजल साहब सिविल कोर्ट में ये थे, नाजिर थे, और ये सबसे दिलचस्पी रखते थे, तो उनको सेक्रेटरी बनाया गया। एक आध साल तक तो वो आज़ाद अकेडमी में चला, मॉर्निंग क्लास। बाद में उसको जब जगह मिल गई, 8 बीघा ज़मीन दिया यहाँ सिसोना वालों ने, कॉलेज वहाँ चला गया। इसलिए वो टॉपिक मतलब पढ़ लीजिएगा, आपको कहते हैं। जी जी। मिलिया कॉलेज, आश्रम से मिलिया कॉलेज कैसे हुआ? ऐसे क्लेम लोग तो बहुत लोग करते हैं कि मिलिया कॉलेज हम लोगों ने कायम किया, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी पार्ट टाइम लेक्चरर हुए इसमें, बल्कि पार्ट टाइम लेक्चरर ही नहीं, बल्कि पार्ट टाइम प्रोफेसर इंचार्ज भी रहे 2 घंटा के लिए। ऐसे मिलिया कॉलेज के पहला प्रोफेसर इंचार्ज में ज़हरुल हक साहब वकील, अंग्रेजी में एमए थे वो। उस वक्त भी हम थे, लेक्चरर थे हिस्ट्री के। बाद में ज़हूर साहब जैसा कमज़ोर दिल के आदमी थे, एक नया कॉलेज ये सब हमसे ये नहीं चल पाएगा, घबरा जाते थे जल्दी। उन्होंने कहा मैनेजमेंट को कि हम नहीं रहेंगे। बाद में वही मैनेजमेंट वाले जो हमारे एकाध दुक्का दोस्त है, जिनका ख्याल मेरे बारे में था कि ये भी आराम तलब आदमी है, उनका ऐसा ख्याल था। हालांकि वो इस दुनिया में ऐसा बोलने वाले इस दुनिया में नहीं है, हम इस बात को दोहराते नहीं हैं। ये भी आराम तलब आदमी है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कमर मसूद ही को मना दिया जाए प्रोफेसर इंचार्ज। अच्छा, प्रोफेसर इंचार्ज को उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ क्लास चलाना है, पैसा कुछ नहीं। जो एडमिशन के बाद में जो पैसा था वही पैसा थोड़ा बहुत करके सबको दे देना है। और हाल ये है कि 24-25 साल गुजर जाने के बाद भी सही माने तो गवर्नमेंट तो पैसा पूरा देती नहीं है। डॉक्टर मसूद आलम शम्स इंग्लैंड के बाद फिर चले गए सीधे वो कुवैत। चूँकि साल में एक बार इंडिया आते थे, उन्होंने कहा कि हम जो है इतना पैसा देंगे। उस वक्त के स्टैंडर्ड के लिहाज से कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। अगर मेरे नाम में उसको टैग कर दिया जाए अलशम्स करके, अलशम्स उनका ट्रेडमार्क था, पूरा नाम था उनका मसूद आलम शम्स, मसूद आलम शम्स। मेरे वक्त में तो खैर उन्होंने एक को पैसा नहीं दिया। अफजल साहब को शुरू में दिया था, कितना दिया था नहीं दिया था। मेरे वक्त में एक पैसा भी नहीं दिया। हम अपने वक्त में, हम प्रोफेसर इंचार्ज रहे, अपने बलबूते पे चलाया। कहेगा अपने बलबूते पे कैसे चलाया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एडमिशन इतना हुआ, खूब एडमिशन हुआ,
जिस साल हमको इंचार्ज बनाया गया ना, एडमिशन हुआ, और वो जो पैसा होता था पेमेंट कम करना पड़ता था, लोगों को दे देते थे तो कोई रिजेंटमेंट नहीं होता था। अच्छा उस वक्त चूँकि एम ए पास किए हुए लड़के इधर उधर घूम रहे थे, सब चाहते थे हमको जगह मिल जाए।